हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनस्टॉपेबल गाइस। काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी था। फाइनली मैं सारे काम को निपटा चुका हूँ और आज से मैं आप लोगों के साथ हूँ। देखो गाइस, क्लासेस भी मैंने बहुत सारे अभी रखे थे लेकिन नहीं ले पा रहा था। उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। लेकिन आज के बाद आप लोगों को कोई शिकायत नहीं ने शिकायत करने का कोई मौका नहीं दूँगा, ठीक है? तो गाइज़, द हिंदू का न्यूज़पेपर के बारे में बात करेंगे। 3 अगस्त 2023 है और हम बातचीत करेंगे क्या-क्या आज है अच्छा-अच्छा इसमें न्यूज़ और क्या-क्या बातें कही गई है। देखो गाइज़, जिस तरीके से मणिपुर में वायलेंस हुआ है, ठीक है ना? उसके बाद हरियाणा में भी कुछ इसी तरीके की वायलेंस वाली घटना घटी है। बिकॉज़ यहाँ पे आप देखोगे तो देखो गाइज़, राइटर का जो कहना है ये है कि नूह में और जो एक यात्रा हो रहा था वीएचपी यात्रा हो रहा था नूह में और वहाँ पे एक के बहुत ही बुरी तरीके का वायलेंस हो गया और वायलेंस होने के बाद वहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली 6 लोगों की मौत हो गई, ठीक है ना? और इस तरीके से आप देखोगे तो हरियाणा में बहुत ही बुरी तरीके से इस तरीके का घटना घट गया है और ये पूरा न्यूज़ में छाया हुआ है। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें सही नहीं है अपने देश के लिए, क्योंकि जब तक देश में शांति व्यवस्था नहीं रहेगी और जब तक हम लोग ऐसी चीज़ों पे, क्योंकि आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक हेट स्पीच नाम का शब्द यूज़ किया गया है। ये हेट स्पीच जो होते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे वायलेंस आज के डेट में हो रहा है। तो सरकार को कहीं न कहीं इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो 6 लोग मरे हैं, ठीक है ना? और इन 6 लोगों का जो देहांत हुआ है और ना जाने कितने लोग घायल हुए होंगे, चोट लगा होगा। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे किसी न किसी का फैमिली टूट टूट जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हेट स्पीच जैसी चीज़ों को रोकना चाहिए और मेरा मानना तो यही है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से बहुत सारी दिक्कत होती है, फिर देश के ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान लग जाती है, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बहुत सारी सवालिया निशान लग जाती है। राज्य के जो सरकारें हैं, उसके ऊपर बहुत सारी सवालिया निशान लग जाती हैं। फिलहाल बस यही है कि आप देखो हरियाणा में जो क्लैशेज़ हुए हैं और जिस तरीके के वायलेंस हुए हैं और मणिपुर में जिस तरीके का वायलेंस हुआ है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि देश के अगर अन्य-अन्य हर कोने में इस तरीके का वायलेंस होने लगे, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाना है। तो सरकार को इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे देखो, जीएसटी काउंसिल ने एक और फैसला लिया है कि वो ऑनलाइन जो गेमिंग है उसके ऊपर 28% का वो टैक्स लेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे। मेरा मानना ये है कि देखो गाइज़, जो ये ऑनलाइन गेमिंग है ये यूथ को बर्बाद कर रहा है, तो यहाँ पे 28% नहीं, कम से कम 60% रखना चाहिए। और जो भी बड़े-बड़े जो चेहरे होते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं और जो भी लोग ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करते हैं, मेरे ख्याल से उनका बैन कर देना चाहिए, उनका करियर ही बैन कर देना चाहिए कि अब आप इसमें काम ही नहीं कर सकते हो। आप देखो, जो जब क्रिकेट हो रहा था तो जितने भी यंग अपने दुनिया में हैं, मैं मतलब कि अपने भारत में जितने भी यंग लोग हैं, 90% लोगों को देखो तो वो गेमिंग चैनल पे कन्वर्ट हो गए। अगर सारा लोग गेम पे ही कन्वर्ट हो जाए और गेम ही खेलना शुरू कर दे, तो फिर तो हो गया, फिर वो देश चल गया और उस देश की कल्याण हो गया। और ये सब क्या कि हाँ, चलो ये मेरे सेलिब्रिटी हैं, मुझे बोल रहे हैं कि हाँ भाई, क्या कर रहे हो? आ जाओ यहाँ पे। अरे यार, ये सेलिब्रिटी का काम नहीं होता है। आपको प्रमोशन करना है, आपको ऐड करना है, तो आप ऐसा करो कि देश के लिए कुछ कर सको। जैसे कि आप बहुत सारे खिलाड़ियों को देख लो, बहुत सारे फ़िल्म स्टार को देख लो, तो फ़िल्म के अलावा वो बहुत सारे ऐड करते हैं, जिससे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक आप गुटखा वाला प्रचार देखते हो, कि वो केसर वाला प्रचार देखते हो, यू नो वेरी वेल मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो क्या सच में उसको खाने से उसमें से केसर निकलते हैं? तो मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ों पे पीआईएल फाइल होना चाहिए, ठीक है ना? और ऐसी चीज़ों को सच में देश में बैन कर देना चाहिए। कि दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है, तो इससे बड़ा फेक न्यूज़ तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कि सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे, हर जगह पे आकर के दिखाते कुछ और है और फिर उसमें होता कुछ और है, जो कि सही नहीं है, ठीक है? यहाँ पे गाइज़ वही बात कही जा रही है, गुरुग्राम वाली बातें, जो क्लैशेज़ हुए हैं या वायलेंस हुआ है, उसके ऊपर ही बातचीत चल रहा है, ठीक है ना? फिर यहाँ पे एक न्यूज़ बहुत ही शानदार निकल के आया है कि 1957 में जो प्रेसिडेंट के पास जो पावर था स्क्रैप करने का, आर्टिकल 370 को, क्या उस पावर को अभी बरकरार रखा गया है कि नहीं रखा गया है? तो इसी के ऊपर सारी बातें कही गई है। देखो गाइज़, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब 370 को हटाया गया तो ये बहुत सारे सवालिया निशान लगाए गए कि आप, ये मेरे को संविधान में विशेष अधिकार मिला हुआ है, आप इसको कैसे हटा सकते हो? तो इस आर्टिकल में बस कहने का सेंस यही है कि जिस समय ये बनाया गया था कि ये एक विशेष प्रोविज़न था। ऐसा नहीं था कि हाँ, आप
आपके लिए ये बना दिया गया। नहीं, ये एक स्पेशल प्रोविज़न था जो बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 377 का जो क्लॉज़ 3 है, उसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, वो नोटिफ़ाई कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें करने का पावर है, और इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है ना? तो ये सारी बातें कही गई है, ठीक है? और यही सारी बातों पे आपके बहस चल रहे हैं, जो कि आगे देखते हैं कि क्या मुद्दा निकल के आता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है न्यूज़। तो उसके बाद देखो गाइज़, यूनाइटेड नागा काउंसिल ने माँग किया है स्टेट गवर्नमेंट से, यहाँ पे देखो स्टेट गवर्नमेंट से माँग किया है कि जो एनआरसी है, उसको आप अपडेट करो। एनआरसी यू नो वेरी वेल गाइज़ कि अ, यहाँ पे एनआरसी मणिपुर में एनआरसी किया गया, और इसमें ये कहा गया कि यहाँ पे देखो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स से मणिपुर के लिए बनाया गया, और कहा गया कि जो भारत के नागरिक हैं और जो मणिपुर में रह रहे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, ठीक है ना? तो उनके जो अधिकार क्षेत्र है उसके ऊपर बातचीत किया गया, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवो भव तो हम लोग कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे ही घुस आए, और कहीं न कहीं हमारे देश के संसाधनों पे और बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने बोझ डाल दिया। जो वहाँ का जो मूल निवासी हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं, और अभी मणिपुर में तो आप देख ही रहे हो किस तरीके से वायलेंस वाली घटनाएँ चल रही हैं, ठीक है ना? तो यही सारी बातें इसमें कही गई है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि देखो सर, इसको आप अपडेट करो, क्योंकि अपडेट होगा तो इससे पता चलेगा कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो नए इसमें घुसे हुए हैं। क्या वो वायलेंस करने के लिए घुसे हैं, या उनका मकसद कुछ और है, तो उन सबको यहाँ से निकाल करके बाहर फेंको, और यही सारी बातें हैं, ठीक है ना? उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि और क्या है न्यूज़। तो देखो गाइज, ये वाला मेरे को ओपिनियन बेस्ड, ये मेरे को आर्टिकल बहुत बढ़िया लगा। डीप टेक स्टार्टअप टेकिंग ब्रेव रिस्क, ठीक है ना? ये बढ़िया आर्टिकल है, इसे आप पढ़ना, ठीक है? और ये बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, इसे आप पढ़ना, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, और आपके एस्से में और आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो मेंस पेपर में भी आपको बहुत सारे हेल्प मिल जाएँगे, ठीक है ना? मणिपुर बहुत न्यूज़ में है, तो मिज़ोरम वर्सेस मणिपुर का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिया गया है, तो उसे एक बार देख लेना। आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएँगी, ठीक है ना? उसके बाद हम यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया में फॉर्मल जॉब क्राइसिस की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। देखो गाइज़, फॉर्मल जॉब के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ये कहता है फॉर्मल जॉब जो कि जहाँ से आपका पीएफ वगैरह, अच्छी सैलरी और भी बहुत सारी सुविधाएँ आपको मिलती है। और एक होता है इनफॉर्मल, ठीक है ना? जहाँ पे आपको नियमित रूप से काम नहीं मिलता, कोई पीएफ वगैरह नहीं करता, आपकी सैलरी भी अच्छी नहीं होती, छुट्टियाँ भी नहीं मिलती, वर्क आवर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना? तो फॉर्मल जॉब क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, बिकॉज़ ये देखा जाए तो यहाँ पे अगर यहाँ देश अपने देश की बात किया जाए, तो देखो गाइज़, एक सर्वे, एक रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया कि इंडिया का ग्रोथ है ना, वो जॉबलेस ग्रोथ है, ठीक है ना? यानी कि जॉब नहीं है, फिर भी ग्रोथ इंडिया का हो रहा है, तो ऐसी बातें कही गई। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट पेज पे दिखाया था, एक एनालिसिस पेपर मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर 28% जो है जीएसटी कर दिया है, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक चीज़ मैं डाटा आपको दिखाता हूँ, वो देखो। और यहाँ पे देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कि इनफॉर्मल जो फॉर्मल जॉब है वो क्राइसिस हो गया, और जीएसटी 28% हो गया। देखो गाइस, जब यूथ के पास जॉब नहीं है और कुछ नहीं है, तो वो तो गेम खेलेंगे ही खेलेंगे। सिंपल सी बात है, आप 28% कर लो, 60% कर लो, या 90% कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप शॉर्ट्स वीडियो देखो, या मैंने फ़िलहाल में, मतलब कि हाल-फिलहाल में मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक मैम का, ठीक है ना, एक फ़ोटो आया, ठीक है ना? और वो जिस तरीके से अपने व्यूज़ के लिए, और जिस तरीके से वो अपने कपड़ों को पहनती हैं, और जो व्यूज़ के लिए जो उनका जो यूँ कहा जाए जो टशन है, वो बहुत ही गंदा है, क्योंकि वो एजुकेशन के लिए बहुत ही शर्मनाक है, और ऐसे लोगों पे एक्शन लेनी चाहिए। आई नो वेरी वेल कि मैं क्या कह रहा हूँ, और यू नो वेरी वेल कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आप समझ पा रहे होंगे। अब जिस जिस तरीके के जो देखो, अगर जो कपड़े अलाउ नहीं है, वो कपड़े पहन के अगर कोई व्यक्ति टीचिंग करवा रहा है, तो वो सही नहीं है। देखो, कोई भी कुछ भी पहन सकता है, इसके लिए मैं एग्री करता हूँ, बट हर एक प्रोफ़ेशन की अपनी एक मर्यादा होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, जिसे हर व्यक्ति को फ़ॉलो करना ही चाहिए।
आप बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हो और कुछ भी पहन के पढ़ा रहे हो तो वो सही नहीं है। जो चीज़ अंदर की चीज़ें हैं जो ढकी रहती हैं कपड़ों से, वैसे कपड़े पहन कर के पढ़ाना शायद सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ने कोई नहीं जाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यही सारी चीज़ें हैं। अब क्या करें, जॉब है नहीं, क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद अगर बैंक में अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए हो, यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर ली हो, देखो यूपीएससी की तैयारी मैं बात बताता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी आईएएस का, पीसीएस वगैरह का तैयारी कर रहा है और उसके बाद उसकी जॉब नहीं लगती है, तो फिर वो क्या करेगा? क्योंकि जब आप कहीं पे जॉब लेने जाओगे तो फिर तो वो डिग्री माँगेंगे, टेक्निकल डिग्री माँगेंगे, किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वो आपसे ये कहेंगे कितने बार आपने प्रीलिम्स निकाला है, कितने बार आपने मेंस लिखा है। भले फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका जो फाउंडर है वो खुद ही कभी मेंस नहीं लिखा होगा, कभी उसका प्रीलिम्स नहीं निकला होगा, लेकिन उसको जो बंदे चाहिए वो ये सारी चीज़ें चाहिए। चाहे आप पढ़ाने में कितने भी अच्छे क्यों ना हो या आपने बहुत अच्छा काम क्यों ना करा हो, लेकिन ये सारी बातें आती हैं कि आपको अगर करना है तो ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, जो कि सही नहीं है, ठीक है ना? तो यही सारी बातें हैं। तो ये जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गाइस, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, आगे का हम न्यूज़ देखते हैं। और यहाँ पे यूक्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि देखो गाइस कि यूक्रेन में पीस कैसे आएंगे, और उसी के बारे में बातचीत चल रही है, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी है वो अनसर्टिफाइड इंसेंटिफाइड हो गया है कि जो ट्राइब्स प्लान मास द बोरियल ऑफ 35 बॉडीज के बारे में बातचीत किया जा रहा है। जो मणिपुर वाला जो वायलेंस हुआ था वहाँ पे, अ, यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो इंटेंसिफाइड किया गया है ट्राइबल्स के लिए। तो ये यही सारी बातें कही जा रही है, ठीक है ना? फिर वही आर्टिकल 370 यू नो वेरी वेल, फिर एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइन के बारे में बातचीत चल रहा है, ठीक है ना? फिर वही प्रेसिडेंट वाली पावर जो मैंने आपसे बातचीत करा था। देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इस वाले पेज पे मेरे को जो सबसे इम्पोर्टेंट लगा है और सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगा है वो मैं ये बात कर रहा हूँ। अपोजिशन भाई साहब राज्यसभा में नहीं है, ठीक है ना? अपोजिशन निकल चुका है, चली गई अपोजिशन, बिल को पास कर दिया गया। क्या संविधान ये अलाउ करता है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ठीक है ना? यहाँ पे देखो कि डिनाइयल मोशन एक आया और यहाँ पे कहा गया कि भैया मैं डिनाई कर रहा हूँ हर एक चीज़ को। अपोजिशन ने कहा और वहाँ से वो वॉकआउट करके निकल गई, क्योंकि मणिपुर वायलेंस के ऊपर वो बातचीत करना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही ये अपोजिशन बाहर जाती है, उसके बाद 3 बिल को बैक टू बैक करके 3 बिल को पास कर दिया जाता है, ठीक है ना? जिसमें पहला बिल है माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है ना? ये बिल पास किया जाता है और ये बिल में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न आता है, यही मैं बोला कि इम्पोर्टेंट है, आप अपने नोट पॉइंट में लिख सकते हो, इसके ऊपर गूगल सर्च करना और जितने पॉइंट मिलेगा, लिख लेना। देखो गाइस जिसमें कहा गया है कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं, ठीक है ना? जैसे कि जो हमारे देश में जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनको भी अब एक्सप्लोर करने का पावर दे दिया गया है एटॉमिक मिनरल्स को। देखो गाइस एटॉमिक मिनरल्स में अगर मैं बात करूँ तो यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, तो ये जो भी हेवी मटेरियल हैं, इसका अब ये लोग एक्सप्लोर कर पाएँगे, ये लोग अब इसका खनन कर पाएँगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस माइंस एंड मिनरल्स में पहले ये नहीं था और इस बार गवर्नमेंट ने जोर दिया है कि अब ये भी कर पाएँगे। तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ सकती है और कहीं न कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। क्या प्राइवेट कंपनियों के हाथ में एटॉमिक के मिनरल्स वाली जो पदार्थ है, तत्व है, क्या वो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने अगर ये करा है तो ज़रूर ही उन्होंने कुछ सोचा ही होगा, ठीक है ना? अब देखो इस बिल को द हिंदू में कहाँ पे दिया गया है, बहुत ही छोटे कॉलम में दिया गया है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्रंट पेज का न्यूज़ था, ठीक है ना? फिर उसके बाद यहाँ पे एक और मोशन को लाया गया और ये मोशन है, ये एक और बिल को पास किया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया है, ठीक है ना? और तीसरा ये है कि जन विश्वास अमेंडमेंट बिल को ही पास किया गया है। तो ये 3 बिल को पास किया गया है। जन विश्वास अमेंडमेंट बिल क्या है? तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है, उसको और ज़्यादा सुगम बनाने के लिए, ठीक है ना? इसको लाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तीनों बिल में कोई भी डिबेट डिस्कशन हुआ ही नहीं, जो कि संविधान का एक अहम हिस्सा है कि कोई भी अगर बिल आता है तो उसके ऊपर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, फिर वोट होगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट महोदय उस पे अपना कंसेंट देंगे, जो कि आप जानते हैं कि कोई भी पार्लियामेंट में कोई भी अगर बिल आता है तो उसके ऊपर डिबेट, डिस्कशन और उसके बाद वोट, और तब जा कर के उसके ऊपर प्रेसिडेंट महोदय अपना
एसेंट देते हैं, तभी कोई बिल जो है वो एक्ट बन पाता है, लेकिन वो भी नहीं हो पाया और फाइनली इन्होंने पास कर दिया है। यहाँ पे आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सर्विस बिल, ठीक है ना? तो दिल्ली सर्विस बिल के ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, उसको जा कर के देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि ये देखो गाइज़, जो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ सर, तो उन्होंने कहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर को प्रेज़ेंट होने के लिए हाउस में डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे देखो गाइज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला याद रखना, क्योंकि कहीं न कहीं ये नाम से पूछ लेते हैं सवाल। तो कनाडा के जो पीएम हैं ट्रूडेनियो, और उनकी वाइफ जो है सोफिया, ठीक है ना? तो ये नाम को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है नाम। देखो गाइस, ये कह रहा है कि ये मैं कह रहा है, क्या कह रहे हैं, शहनवाज शरीफ जी कह रहे हैं कि ऐसा है ना कि अफ़गान जो सिटीज़न है उसने हेल्प करा है सुसाइडल बम्बर को, ठीक है ना? अब तुम दूसरे के घर में बम फेंकोगे तो कहीं न कहीं तुम्हारे घर में भी बम फूटेगा ही फूटेगा, इसलिए दूसरे के घर में भी बम मत फोड़ो भैया। नहीं तो जब अपने घर में फूटता है तो फिर समझ में आता है कि दूसरे के घर में भी आग नहीं लगानी चाहिए। तो वही है, अब अपने घर में आग लगी है तो चिल्लाएँगे ही चिल्लाएँगे, सीधी-सी बात है। यहाँ पे स्ट्रेट टर्न इनटू द रिवर्स एज़ अ विजिंग रिकॉर्ड हेवी रेन। देखो गाइस, आप देखो तो दिल्ली में भी बहुत हेवी बारिश हुआ है। उसके बाद 140 साल बाद ऐसा बारिश हुआ है आपका बीजिंग में, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है वो काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो कंट्रोल करने की बातचीत चल रही है, वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ पे बारिश होनी चाहिए, वहाँ पे बारिश तो इस बार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रहा है। चाइना ने जो ये काम करा है, मेरे ख्याल से भारत सरकार को भी ये काम करनी चाहिए कि स्मार्टफ़ोन का लिमिट जो है वो 2 आवर्स कर दिया गया है कि 2 घंटे से ज़्यादा जो है बच्चे स्मार्टफ़ोन नहीं चला सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है गवर्नमेंट किक ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम। देखो गाइज़, ये है विवाद से विश्वास तक स्कीम सेकंड। पहला आया था विवाद से विश्वास तक, ये है सेकंड। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है ना? वो बहुत तेज़ी से सेटलमेंट किए जाएँगे। यानी कि ये कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग बैठ के ही पहले ही सेटलमेंट कर लेंगे। क्योंकि इसमें जो भी वेंडर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और जो सप्लायर्स होते हैं, तो इनके बीच में बहुत सारी बातें चलती रहती है, चाहे वो टैक्स को लेकर के हो या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहा जा रहा है कि देखो, विवाद से विश्वास सेकंड मैं ला दिया हूँ, जो 31 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। तो आप अपने फ़ाइल को क्लेम कर सकते हो और सेटलमेंट डिस्प्यूट को आप सेटलमेंट कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये मैं न्यू देखो गाइज़, यहाँ पे है एक साउथ कोरिया में सुपर कंडक्टर के ऊपर, तो ये वाला ठीक है। यहाँ पे जो माइन्स है वो है एपाटाइट। तो एपाटाइट क्या है, इसके बारे में एक बार आप गूगल सर्च कर लेना या साइंस में जाकर के एपाटाइट के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ये एक सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल है और एपाटाइट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो एपाटाइट के बारे में एक बार पढ़ लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं गाइज़। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, रेट करो, रिव्यू करो और शेयर करना मत भूलिएगा। और शाम को आप लोगों के लिए क्लासेस आएँगे जिसमें हम 2024 को टारगेट करने वाले हैं, प्री प्लस मेंस को, ठीक है ना? और वो क्लासेस आपके आज से आने शुरू हो जाने चाहिए, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।